हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कहीं न कहीं अपना संबंध सीडीपी से रखता है और ये बार बार सीटेट परीक्षा का भाग बनता है और इसे पढ़ना इतना आवश्यक है क्योंकि बिना इसके जानकारी के अभाव में इसके जानकारी के अभाव में आपका जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और यह भी हमारी परीक्षा का भाग बनता है। तो क्यों ना हम पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये आपका वाद है और वाद में हमारा 3 है। यहाँ पे आपका व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद। तो इन्हीं 3 टॉपिकों पर आज हमारी चर्चा होगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म पर। आपका व्यवहारवाद नाम से ही स्पष्ट है, यह व्यवहार पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे व्यवहारवाद है, व्यवहार पे डिपेंड करेगा। किसके व्यवहार पे डिपेंड करेगा? टीचर के व्यवहार पे डिपेंड करेगा। यानी कि व्यवहारवाद कहता है कि बालक एक खाली बर्तन के समान है, बालक एक कोरे कागज़ के समान है। यानी कि बालक जो छोटा बच्चा है वह उसके अंदर कुछ नहीं है, आप जो भी उसके अंदर समाहित करेंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि आपके मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक नन्हा बालक दे दीजिए, आप उसे जो कहिए उसे मैं बना सकता हूँ। आप डॉक्टर कहिए डॉक्टर बना दूँ, टीचर कहिए टीचर बना दूँ, वैज्ञानिक कहिए वैज्ञानिक। तो व्यवहारवाद है यह आपके टीचर सेंटर्ड होता है। और व्यवहारवाद कहता है कि बच्चा जो है निष्क्रिय होकर सीखने का काम करता है। बच्चा निष्क्रिय होता है और उसको सक्रिय करने के लिए, उसको सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस। बालक को सीखने के लिए स्टिमुलस यानी उद्दीपक की आवश्यकता होती है। जब बालक के सामने उद्दीपक होता है तो बालक उसे उद्दीपक से ही अनुक्रिया करता है। यानी कि अगर हम उद्दीपक और अनुक्रिया की बात करें कि आपके सामने हम कोई टारगेट रख दें कि यदि आप इस परीक्षा को पास कर गए तो आपको 25 लाख मिलेगा। जैसे आपका सामने ही नीट जेआरएफ का है। आपको पता है कि जब हम जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं और पीएचडी करते हैं तो एक हमको अच्छी रकम मिलती है। तो यहाँ पे जो जेआरएफ क्वालिफाई है ये हमारे लिए उद्दीपक का काम करता है। और उद्दीपक जब हमको मिल जाता है कि हमको इतना पूंजी मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा, हमारी जो है जीवन प्रत्याशा अच्छी हो जाएगी, हमारी जीवन शैली अच्छी हो जाएगी, पैसे का अभाव नहीं रहेगा, हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। जहाँ पर हम 4 घंटा पढ़ते थे वहाँ पर हम 12 घंटा पढ़ने लगते हैं। तो वहाँ पर जो जेआरएफ की परीक्षा हुआ हमारे लिए उद्दीपक हो गई और उस उद्दीपक के सारे हम क्रिया करने लगे। क्रिया में क्या किए? जहाँ हम 4 घंटा पढ़ते थे वहाँ अब हम जो है 12 घंटा पढ़ने लगे। तो ये हो गई हमारी बात उद्दीपक और अनुक्रिया की। और व्यवहारवाद यही कहता है कि बच्चा जो निष्क्रिय होता है उसको एक्टिव करने को, उसको सक्रिय करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है। बिना उद्दीपक के कोई भी बच्चा, कोई भी बालक अनुक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ समझा गया। और व्यवहारवाद आपका कहता है कि बच्चा कोरा कागज़ के समान होता है, बच्चा खाली बर्तन के समान होता है और यही जो है बच्चे को निष्क्रिय यानी कि पैसिव माना है। और जो आपका व्यवहारवाद होता है यह टीचर सेंटर्ड होता है। यानी कि यह अध्यापक के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। लेकिन वहीं पर जब हम अन्यवाद की बात करते हैं, आपके संज्ञानवाद की बात करते हैं, रचनावाद की बात करते हैं, तो इसमें टीचर सेंटर्ड नहीं होता। यानी कि केंद्र में टीचर नहीं होता है। जबकि व्यवहारवाद में केंद्र में टीचर होता है और टीचर अपनी सुविधा और सारी चीज़ों को देखते हुए वह बच्चे को ज्ञान को परोसने का काम करता है। तो ये हो गया व्यवहारवाद, शायद आपको समझ आया होगा। अगला देखिए संज्ञानवाद। जो आपका संज्ञानवाद है, संज्ञान से ही देखिए आपको याद आ रहा होगा कि संवेगात्मक विकास, जीन पियाजे। यानी कि जब हम संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तात्पर्य आपके चिंतन मस्तिष्क से हुआ करता है। यानी कि जो आपका संज्ञानवाद है यह आपके व्यवहारवाद की आलोचना करता है। और संज्ञानवाद यह मानता है कि बच्चा सक्रिय होकर अपनी मानसिक क्रियाओं से अधिगम करता है। संज्ञानवाद यह मानता है कि बच्चा स्वयं ही सक्रिय होकर अपनी मानसिक क्रियाओं से अधिगम करता है। ठीक। और अधिगम क्या है? अर्थात अधिगम एक मानसिक क्रिया है। यानी कि इसके लिए किसी स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि स्वयं बच्चा एक्टिव होता है और भिन्न भिन्न चीज़ों का क्वेश्चन ढूंढता है, समस्याओं को ढूंढता है। इसका जो समस्या है तो इसका निराकरण क्या होगा। यानी कि बच्चा स्वयं एक्टिव होता है और उसमें मानसिक क्रिया करता है, सोचता है, मंथन करता है और उसका निराकरण निकाल लेता है। यही आपका संज्ञानवाद कहता है।
लेकिन वहीं पर जब हम रचनावाद की बात करते हैं, जिसको अब बात करेंगे हम जीएन पियाजे की बात करेंगे, लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे, तो आपके दोनों के दोनों मनोवैज्ञानिक आपके रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं और उनको पढ़ने के लिए इसको समझना अति आवश्यक है। और वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वह इसी रचनावाद पर डिपेंड है, इसी को फॉलो करती है। वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है, तो आपका एनसीएफ 2005 आपके रचनावाद पर आधारित है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर जब रचनावाद की बात करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, रचनावाद की बात करते हैं, तो यह संज्ञानवाद का विकसित रूप है। यानी कि जो आपने यहाँ पे संज्ञानवाद को देखा, इसी का ही एक अगला कदम, एक अगला स्टेप ही आपका रचनावाद है। यह चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी कि बच्चे को केंद्र माना जाता है। बच्चे को बीच में रख करके बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चा सोच क्या रहा है, बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, उसी में हम उसकी सहायता करते हैं, उसके मनोबल को बढ़ाते हैं, उसकी जिज्ञासा को और ही उत्तेजित करते हैं। यानी कि बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, ना कि टीचर को। इस रचनावाद कहता है कि जो बच्चा है, जो टीचर है, वह बच्चे का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सहायक है, सुविधादाता है, सुगमकर्ता। यानी कि जो टीचर है वह बच्चा का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सहायक के रूप में कार्य करता है, सुविधादाता है, सुगम करता है और के रूप में कार्य करता है। यह आपकी स्पष्ट लाइनों में एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है और ये आपका रचनावाद में कहाँ पर लिखा गया है, एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। टीचर, आपने देखा कि व्यवहारवाद टीचर सेंटर था, यानी कि जो चाहे टीचर करता था अपनी इच्छाओं से, लेकिन व्यवहारवाद में बच्चे को सेंटर में लाया गया और बच्चा क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसी पे सिर्फ और सिर्फ टीचर का काम होता है उसकी सहायता करना। जहाँ पे बच्चे के उस कार्य को करने में अड़चन उत्पन्न हो रही है, वहीं पे उसको सहायता देना, वहीं पे हेल्प प्रोवाइड कर देना, यही टीचर का काम होता है आपके रचनावाद के अनुसार। रचनावाद कहता है कि अपने बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय होकर एवं पूर्व अनुभवों के आधार पर करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय होकर एवं पूर्व अनुभवों के आधार पर करते हैं। यानी कि सक्रिय होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, और सक्रिय होकर कुछ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जो उनको पहले से अनुभव है। अभी हम बात करेंगे इसी वीडियो में स्कीमा क्या होता है और स्कीम क्या होता है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा। अगला स्टेप जो आता है, बच्चा स्वयं समस्या का समाधान ढूंढता है। यानी कि समस्या बच्चे की है, उसका समाधान टीचर नहीं ढूंढेगा, बल्कि बच्चा स्वयं ही समस्या का समाधान ढूंढता है और टीचर मात्र उसे उत्तेजित करता है, उसे प्रोत्साहित करता है, ऐसे करो वैसे करो अभी आ जाएगा, यानी कि उसकी सहायता करता है। लेकिन जो समस्या का हल ढूंढने में कौन करता काम, समस्या का कौन हल ढूंढता है, बच्चा स्वयं ही ढूंढता है। अगला देखिए, रचनावाद कहता है कि जो बच्चा स्कूल आता है वह ऐसा नहीं है कि वह अपने साथ कुछ नहीं लाता है, बल्कि अपने साथ वह पूर्व अनुभव और उसके साथ ही साथ कुछ अवधारणाओं के साथ स्कूल आता है। चाहे वो आपके अवधारणा जो गलत अवधारणा हो, चाहे वो सही अवधारणा हो, और अपने कुछ पूर्व अनुभवों के साथ वह विद्यालय में आता है। ऐसा नहीं है कि वह कोरे कागज़ के समान है, वह खाली बर्तन के समान है, बल्कि जब वह स्कूल में आता है तो वह अपने साथ कुछ न कुछ अवधारणाओं के साथ आता है। अवधारणा गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, और अपने कुछ अनुभव के साथ स्कूल आता है। वहीं पर आपको पता है कि यह जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार यह रचनावाद कहता है कि टीचर मात्र और मात्र सहायक, सुविधादाता, सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो कि स्पष्ट लिखा गया है एनसीएफ 2005 में। इसमें सभी बच्चों का समावेश किया जाता है। आपका जो रचनावाद है, रचनावाद कहता है कि बच्चों का समावेशन हो। समावेशन का तात्पर्य है कि उसमें एक प्रतिभाशाली बच्चा भी हो, विकलांग बच्चे भी हो। ये नहीं है कि विकलांग बच्चों के लिए अलग क्लास हो, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए अलग क्लास हो, जो सामान्य बच्चे उनके लिए अलग क्लास हो, जो निर्धन परिवार से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए अलग क्लास हो, जो आर्थिक स्थिति से अच्छे हैं उनके घर से बिलोंग करने वाले परिवार के लिए उनके घर के जो बच्चे उनके लिए अलग क्लास हो, मंत्री का बच्चा उसके लिए अलग क्लास हो। बल्कि आपका जो रचनावाद कहता है कि सभी बच्चों के लिए समावेशन की बात करता है, यानी कि सबको साथ बैठा करके अधिगम की बात करता है। और आपको पता है कि बच्चा अंतःक्रिया, वार्तालाप एवं सहयोगात्मक क्रिया आदि से ही अधिगम करता है। जो बच्चा होता है वह वार्तालाप, अंतःक्रिया, वार्तालाप, सहयोगात्मक कार्य आदि तरीके से अधिगम का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने आपको तीनों बात बताने का प्रयास किया। यहाँ पे हमने आपसे बात किया था स्कीमा, जो कि बहुत पूछता है और आपको जानना चाहिए।
अगर हम स्कीम की बात करें तो विभिन्न अनुभवों को जैसा कि हम फील कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको अपने मस्तिष्क में बैठा लेना, एक कॉन्सेप्ट बना लेना, एक स्कीम बना लेना। यानी कि जैसे कि अगर हम एक छोटा बच्चा है वह आग से जल गया तो वह अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि इस तरह की अगर कोई जल रही है, लाल पीली लौ है, अगर उसमें उंगली करेंगे तो जल जाएंगे, तो वह कॉन्सेप्ट बना लिया। तो यही आपका स्कीमा है। और जब स्कीम की बात होती है तो वही जो आपका स्कीमा है, स्कीम का क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार में परिलक्षित होना ही स्कीम है। शायद थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होगी। देखिए पुनः, किसी भी अनुभव को मस्तिष्क में, दिमाग में बैठाना ही स्कीम है, और उन्हीं स्कीम्स को क्रमबद्ध करते हुए अपने व्यवहार में परिलक्षित करना ही स्कीम है। आपका स्कीमा हो गया बैठाना, और स्कीम हो गया उसी को अपने व्यवहार में क्रमबद्ध परिलक्षित करना। जैसे कि आपको पता है कि हमें विद्यालय जाना है, तो आपने उसे क्रमबद्ध कर लिया कि हम सुबह उठेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, खाएंगे, नहाएंगे, और जो भी प्रक्रिया है उसके बाद हम जो है विद्यालय के लिए जाएंगे। तो यह आपका स्कीम हो गया, और हाँ, ये आपका स्कीम हो गया। स्कीम और स्कीमा शायद आपको समझ आ गया होगा। तो एक छोटा सा प्रयास। चलिए, यदि आपको समझ में आई हो वीडियो, समझ में आया हो आपके तीनों वाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और आपके रचनावाद, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और एक छोड़ दीजिए प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।